हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और आज बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 काइनेटिक केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको बोलते हैं कोटि, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। देखते हैं भाई, पहले कुछ लिखूं कि डेफिनेशन बोलूं? चलिए डेफिनेशन सुनिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होता है, ध्यान से सुनिएगा, अभी प्रूफ करता हूं। उन समस्त घातों का योग होता है जिसे दर नियम या किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रदर्शित करने के लिए अभिकारक के सांद्रण के घात पर लगाया जाता है। अभिकारक के सांद्रण के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, फिर से बोल दूंगा, पहले इधर देख लो। सपोज बच्चों कि एक हमारा रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसा है जिसमें अभिकारक A, B एंड C है। ठीक है, आराम से धैर्य रखो, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, एकदम आसान है डेफिनेशन भी। और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिकारक के गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। 1 2 3 4 ऐसा कुछ रह जाता है। तो जब मैं आपका रेट निकालता हूं तो सबको पता है दर जो होती है वो अभिकारकों के सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होती है। सब लोगों को पता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड। ओके, तो ये ABC जो है वो कहां लग जाएगा? ये बन जाता है बच्चों PQR। बताता हूं PQR क्या है। तो R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा K। ठीक है, A B और C। फिर से सुन लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होता है, कोटि उन समस्त घातों का योग होता है PQR, जिन्हें अभिकारक के सांद्रण के घात पर लगाया जाता है या अभिकारक के सांद्रण के ऊपर लगाया जाता है, बस और कुछ है नहीं। यदि कोटि को n से रिप्रेजेंट करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा n। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये ABC लिखा है सर, यहां पे आपने PQR लिख दिया, क्यों? ये ABC गुणांक है। ठीक है, ये भी उन्हीं का गुणांक है, लेकिन ये कंसंट्रेशन है। कई बार ऐसे होता है कि इसमें से कुछ अभिकारक का सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इस कारण ये जो है चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ABC का मान PQR के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं। यह आवश्यक नहीं, पहला नोट रहेगा, यह आवश्यक नहीं कि A बराबर P एंड, ये आवश्यक नहीं है बच्चों, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मतलब ABC का मान PQR के बराबर हो। दूसरा, यदि यहां हमने n लिया है, n बराबर क्या लिया है? P प्लस Q प्लस R। यदि n इज इक्वल टू 1 तो ये होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑर्डर्ड रिएक्शन, मतलब एक कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, और n बराबर 2 होगा तो द्विकोटि की अभिक्रिया। ठीक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, एक कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, और n बराबर 3 है तो तीन कोटि की अभिक्रिया हो जाती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। n बराबर 0 है तब हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। समझ में आ गया? ये सेकंड है। तीसरा नोट आपका ये है कि यह जो है एक प्रायोगिक प्रयोगों के द्वारा इसका गणना किया जाता है। इसको देख के आप नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चों यहां पे देखिए, अगर सपोज ये ऐसा लिखा हुआ है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मैं बताया क्या A बराबर P होना आवश्यक नहीं है, वो हमको तब पता चलता है जब हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं। इसलिए आप कभी भी रिएक्शन को देख के आप ये नहीं बता सकते कि इसकी कोटि कितनी होगी। हालांकि भी मैं एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगा जिसमें लगेगा कि हम तो हर रासायनिक अभिक्रिया का कोटि बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा है नहीं। जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, कंसंट्रेशन में, तब तक आप नहीं बता सकते कि कोटि कितनी है। तो यह एक क्या है? यह एक प्रायोगिक धारणा है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्रायोगिक है। और चलिए इतना सफिशिएंट है, 3 आपका नोट हो गया। ठीक है ना। अब देखिए
मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का। फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया, इसको ऐसा सिंबल से शो करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट का, ठीक है। फर्स्ट अभिक्रिया की कोटि का उदाहरण है कुछ ऐसा, देखो N2O5, ठीक है। इसको देखिएगा, ये कन्वर्ट हो जा रहा है मेरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो इसको, और 1/2। तो यहां हमारा जो कोटि होता है वो एक कोटि होती है। इधर देख लीजिएगा, और क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है, H2O + 1/2O। एक आध ठो आप लोग याद रखिए, एक दो ठो, क्योंकि ये काम आते हैं, भी आएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ठीक है। जब हम लोग ज्ञात करेंगे आपका अर्धायु काल, ठीक है, तब ये सब जो है काम आएंगे। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कुछ उदाहरण है बच्चों। नेक्स्ट आता है सेकंड, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण, ये देखिए H2 + I2, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा 2HI, ठीक है। तो यहां आप जैसे निकालोगे तो कैसे निकालेंगे भाई, R = K, और हमारा अभिकारक का क्या हो जाएगा H2, और यहां पे हो जाएगा I2, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा 1 1, तो दोनों का जब सम करेंगे बच्चों तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2। इसलिए क्या है, सेकंड जो है ऑर्डर की रिएक्शन है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिएगा, इसी को देख लीजिए, हाइड्रोजन आयोडाइड, अब ये कन्वर्ट हो जाता है H2 + I2 में, ठीक है। तो यहां भी कितना है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कैसे निकालेंगे इसको, R = मैं लिख दूंगा सीधे सीधा HI, और इसका जो गुणांक है वो आ जाएगा यहां। तो कितना हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, होगा कि नहीं। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप तृतीय कोटि की अभिक्रिया जानना चाहते हैं तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कैसे लिख सकते हैं, इधर देखिए 2NO + O2। अब ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा हमारा N2 2 2 4, ये हो जाएगा ऐसा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, यहां हमारा ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन एग्जांपल है, ऐसी बात नहीं है, ये एग्जांपल्स हैं। इन रिएक्शंस में इसकी कोटि एक ही होती है, लेकिन हम यहां देख कर क्या लग रहा है कि हम तो रिएक्शन का सीधे सीधे देख के ही बता सकते हैं। यहां 1 है तो 1 होगी, यहां भी 1 है, 1 2 हो गया, है ना भाई, 2 है तो 2 होगा, 2 और 1 3 हो गया। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां हमारा हो जाता है बच्चों n = यहां हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया। तो ये कुछ है आपके प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की अभिक्रिया। याद रखिएगा, एक नोट याद रखिएगा, कोटि जो है, कोटि आपका शून्य एवं भिन्नात्मक संभव है, शून्य एवं भिन्नात्मक फ्रैक्शनल संभव है, ठीक है, संभव है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, संभव है, ये सब काम आएंगे, ठीक है, ये नोट्स काम आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या चीज है शून्य कोटि की अभिक्रिया, किससे कहते हैं, और इसको और बताऊंगा मैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सुनिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। देखो बच्चों, ऐसे कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें आपका जो कोटि है वह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए इधर देखिएगा सब लोग, तो उसका जो कोटि होता है वो हो जाता है 0। जैसे कि ये देखिए अमोनिया का अपघटन NH3, इसका अपघटन हम प्लेटिनियम की उपस्थिति में कराते हैं। तो प्लेटिनियम की उपस्थिति में कराते हैं तो N2 + 3H2 बन जाता है, ठीक है, 3H2 बन जाता है। यहां आप देखोगे तो इसकी हमको क्या मिलेगा, यहां ऑर्डर हमको लग रहा है कि इसकी ऑर्डर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी 2, N = क्या हो जाएगा 2। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये प्लेटिनियम की उपस्थिति में ही इसका अपघटन कराया जाता है। अगर प्लेटिनियम का यूज नहीं करेंगे तो शायद इसका अपघटन ना हो, इसलिए ये दिखता जरूर 2 है, कोटि देख के लगता है आपको, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में इसकी जो कोटि होती है दैट इज 0। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसी प्रकार बच्चों ये है, देखिए H2 + Cl2, ये हम सनलाइट, सूर्य प्रकाश, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में इसको हम लोग कराते हैं।
ठीक है, तो ये बन जाता है 2HCl। ठीक है, तो यहां देख के आपको क्या लग रहा होगा, ये भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसकी कोटि जो है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो जो दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वैसा हो, तो केयरफुल रहें और ये जो है नोट करें। ठीक है भाई, ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं छद्म या आभासी, सॉरी यार उससे पहले एक काम कर लेते हैं, मैं बताऊंगा आपको छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या है। ठीक है, उसको आगे थोड़ा सा करते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है, वो भी छोटा सा है, बहुत प्यारा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्या चीज, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक देख लें। चलिए देखते हैं कि मैं पहले बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, जस्ट देख सकते हो आप क्लास में, कि हमारा जो दर होता है उसका मात्रक, ठीक है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन दर स्थिरांक कोटि के साथ बदलता है। दर स्थिरांक का मात्रक कोटि के साथ बदलता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो उसी को देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए क्या होता है देखिएगा, हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों, दर इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारक का सांद्रण। सबको पता है, माना कि यह एक एन कोटि की अभिक्रिया है। क्या है बच्चों? एन कोटि की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा एन। 1 2 3 नहीं, हम लोग एन ले लेते हैं, एन के जगह में 1 2 3 शून्य रख करके हम भिन्न के लिए निकाल सकते हैं उसका मात्रक। अगर 0 रख के निकालूंगा ना तो सिर्फ शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकलेगा। तो मैं माना कि, या इधर लिख देता हूं, माना कि एक एन कोटि की अभिक्रिया निम्न है। ये दिख रहा है आपको, एन कोटि की अभिक्रिया निम्न है। तो हम सबको पता है दर उस अभिकारक के सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होती है, सबको पता है भाई। और जब हम इस दर का अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो रेट इज इक्वल टू हो जाता है, एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको हम लोग दर स्थिरांक कहते हैं, और ये हो जाता है अभिकारक का सांद्रण। ठीक है, मैं इसको अभी लिख देता हूं, अभिकारक का सांद्रण और एन। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया बच्चों। नेक्स्ट एक और होता है दर का फॉर्मूला, हम जानते हैं दर बराबर होता है आपका सांद्रण में परिवर्तन समय के अनुसार। ये सबसे पहले जो है डेफिनेशन था, तो ये 2 हो गया। अब दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों तो दर है ना भाई, तो इसको इक्वेट कर देंगे, अभिकारक की सांद्रण n दैट इज इक्वल टू dx बाई dt हो गया, 1 और 2 से, 1 व 2 से। अब क्या है देखो बच्चों, k दैट इज इक्वल टू, अभिकारक को इधर लेके आ जाइए, तो dx डिवाइडेड बाई dt 1/, ये क्या हो जाएगा, अभिकारक का सांद्रण या सांद्रण, ठीक है, n। अब ये भी अभिकारक का सांद्रण है, सपोज करो ये भी अभिकारक का सांद्रण है भाई, तो ये क्या है, सांद्रण में परिवर्तन इकाई समय में, तो ये हो जाएगा बच्चों सांद्रण का, अब रख दीजिए क्या होता है सांद्रण का मोल, क्या हो जाता है बोल दीजिए, ये अभिकारक का सांद्रण, ये अभिकारक का सांद्रण है, तो टोटल हमारा ये जो दोनों हो जाएगा वो हो जाएगा अभिकारक का सांद्रण, ठीक है, यहां घात 1 है और यहां n है, तो सब लोगों को पता है 1 की घात 1 और 1 की घात n है, सपोज दैट। तो ये देखिए क्या होता है, a1 माइनस n होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से ये भी अभिकारक का सांद्रण है, ये भी अभिकारक का सांद्रण है, इस हिसाब से ये हो जाएगा 1 माइनस n और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा बच्चों dt। हो गया कि नहीं, समझ में आ गया? अब एकदम आसान है यार, अब यहां से हम निकाल सकते हैं k दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अभिकारक का सांद्रण, तो अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, मोल बाय लीटर या मोल लीटर इनवर्स, इकाई क्या होता है सांद्रण का, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, और ये बाहर में आ जाएगा 1 माइनस n और डिवाइडेड बाय बच्चों ये हो जाएगा सेकंड, क्या हो जाता है सेकंड, टाइम का क्या है सेकंड हो जाता है। अब ये देखो आप, अब मैं विभिन्न के लिए मैं निकाल रहा हूं, जैसे कि n बराबर 0 अर्थात शून्य कोटि की, 0 ऑर्डर की, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो शून्य कोटि के लिए क्या निकलेगा, ये देखो
n के प्लेस पे 0 रख दीजिए, तो k बराबर क्या हो जाएगा हमारा, k दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और n के जगह में रख दीजिएगा 0। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 1 और ये हो गया सेकंड, मतलब इसका क्या हो जाएगा बोलिए, k दैट इज इक्वल टू हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, एक का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है, और सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, हुआ कि नहीं। और यही क्या है, दर, दर रेट का भी यही यूनिट है, समझ में आ गया। दूसरा देखिए, n बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो k का मान क्या हो जाएगा, ये देखो 1 रख दीजिए, n के प्लेस पे क्या रख दीजिएगा 1, तो ये हमारा पूरा ये हो जाएगा 1 मोल लीटर इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेकंड, ठीक है। तो ये 1 1 हो गया 0 0, और किसी का भी घात 0 मतलब 1, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई सेकंड, तो ये हो जाएगा बच्चों सेकंड इनवर्स, क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि का क्या होता है आपका, दर स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है जी, ऐसा देखो। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय कोटि के लिए, देखेंगे तो n बराबर 2 अगर देखते हो तो k इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आएगा मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 2, यह जगह कम है, ठीक है, आप ऊपर देख लीजिएगा, इधर देख लो। 2 के लिए देखें कि कर लोगे सब लोग, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई सेकंड इनवर्स, सेकंड है, ठीक है। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1, और -1 का मतलब हो गया बच्चों मोल लीटर इनवर्स, और बाहर है -1, और इसको मैं लिख सकता हूं सेकंड इनवर्स। जब -1 को अंदर ले जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है, और लीटर लीटर ये हो जाएगा प्लस में लीटर, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार आप कितनों भी कोटि का क्या निकाल सकते हो, मात्रक निकाल सकते हो। समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको मिटाते नहीं है यार, एक चीज थोड़ा सा संशोधन करते हैं, गैस के लिए देख लेते हैं इसी को। किस चीज के लिए, गैस के लिए देख लेते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। गैस के लिए जब इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं तो मात्र एक छोटा सा परिवर्तन आता है गैस के लिए। गैस के लिए मतलब कोई भी गैसीय रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, हमारा मोल प्रति लीटर जो था, सांद्रण था, सांद्रण के जगह में आपका आ जाता है, सांद्रण के स्थान पर हमारा आ जाता है वायुमंडल। वायुमंडल बोलते हैं या ATM बोल देते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय दाब, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नया फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, देखिए इसको तो मैं निकाल दिया हूं, है ना, इसको निकाल दिया है। यहां पे था क्या था, K इज इक्वल टू था हमारा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n डिवाइडेड बाई क्या था बच्चों, सेकंड था। तो यहां मोल लीटर इनवर्स की जगह में मतलब इस सांद्रण की जगह में क्या आ जाएगा, ATM आ जाएगा। तो ATM या वायुमंडलीय दाब लिख सकते हो, ठीक है। तो ATM और ये हो जाएगा 1 माइनस n डिवाइडेड बाई सेकंड। तो इसको अब निकालोगे आप किसके लिए, n बराबर 0 के लिए, एक कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालोगे। कोई गैसीय रिएक्शन है जिसमें उसकी कोटि क्या है, शून्य है, तब हमारा क्या निकल के आएगा, K दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा ATM, ये तो हो गया 0, और ये ऊपर चला जाएगा सेकंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, गैसीय अभिक्रिया के लिए, ठीक है। इसी प्रकार प्रथम के लिए निकालोगे तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 1 1 हो गया 0, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा केवल क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ गया ना, इस प्रकार आप इस चीज को निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, आणविकता या अणु संख्यता भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अणु संख्यता। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं रहेंगे, अणु संख्यता, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या है, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वह अनेक पदों में संपन्न होती है, एक पद में नहीं अनेक पदों में संपन्न होती है, और वह पद जो धीमी गति से संपन्न होता है उस पद को हम लोग बोलते हैं दर निर्धारक पद। और दर निर्धारक पद में उपस्थित
अणुओं की संख्या ही उसकी उस रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्यता या आणविकता कहलाती है। यही डेफिनेशन है। ठीक है, जिसकी एक एग्जांपल देखिए, फिर मैं और बोल देता हूं अच्छे से। एग्जांपल देखिए बच्चों, 2NO प्लस O2 इट्स गोइंग ऑन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन ये हम ऐसा रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये दो पदों में होता है। कैसे होता है भाई? स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ये देखिए आप। फर्स्ट स्टेप में ये होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारा बना लेता है बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? NO प्लस यही नवजात ऑक्सीजन से फिर से क्रिया करके ये बना लेता है NO2। तो ये जो स्टेप होता है वो बहुत स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है। और ये क्या होता है बच्चों? स्पीड में होता है, फास्ट होता है। ठीक है, फास्ट बोल दीजिए, ये स्पीड बोल दीजिए, फास्ट होता है। ठीक है, तो इसका ओवरऑल जब रिएक्शन लिखोगे आप, क्या लिखोगे? ओवरऑल। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा? देखिए, नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन कट गया क्योंकि ये लेफ्ट साइड में हो, राइट साइड में है, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2NO प्लस इधर क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन है, और इधर क्या हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा NO2। तो हम लोग एक्चुअल में इसको लिखते हैं सीधा सीधा ओवरऑल रिएक्शन को। बाकी ये जो है दो स्टेप में होता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो फिर से सुन लो क्या होती है अणु संख्यता। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न पदों में संपन्न होती है। वह पद जो अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती है उस रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्धारक पद कहलाती है। दर निर्धारक पद यह है, दर निर्धारक पद कहलाती है। और दर निर्धारक पद में उपस्थित अणुओं की संख्या, एक अणु, दो अणु, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की अणु और एक जो है ऑक्सीजन की अणु। ठीक है, तो दर निर्धारक पद में उपस्थित अणुओं की संख्या ही, स्लो मोशन में हो रहा है वो वाला ना, इसको नहीं देखना है। दर निर्धारक पद में उपस्थित अणुओं की संख्या ही इसकी आणविकता कहलाती है। तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी बच्चों? आणविकता जो हो जाएगी, आणविकता वो हो जाएगी 2। ठीक है, ओके। यहां नहीं देखना है आपको, ओवरऑल में नहीं देखना है। ओवरऑल में कितना दिख रहा है? 2 1 3 दिख रहा है, गलत है। 2 1 3 नहीं है, एक्चुअल में इसका स्लो जो स्टेप में हो रहा है उसको देख के बताना है आपको। तो ये वाला है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए इसका इस नोट्स क्या क्या है बता दे रहा हूं मैं आपको। यह एक सैद्धांतिक धारणा है। क्या है? सैद्धांतिक धारणा है। सैद्धांतिक धारणा है मतलब इसको हम लोग या दूसरा ऐसे लिख सकते हो, इसे देखकर व लिखकर ज्ञात किया जा सकता है। लिखकर ज्ञात किया जा सकता है। यदि मैं ऐसा सब स्टेप को लिख दूंगा ना तो आप आराम से बता दोगे जैसे स्लो स्टेप में कितना जो है हमारा अणु है, 1 और 2, तो इसका आणविकता 2 है। लेकिन हम कोटि को नहीं बता सकते बच्चों, क्योंकि सांद्रण परिवर्तन हमेशा हमको पता चलता है प्रयोग से, प्रैक्टिकल से, और ये जो है थ्योरी से पता चल जाता है। तीसरा ये है बच्चों कि अणु संख्यता हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त होता है। पूर्णांक मतलब समझते हो? पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैं बताऊंगा कहां तक 1 2 3 प्राप्त होता है। लेकिन ये भिन्नात्मक या शून्य प्राप्त नहीं होता, याद रखिएगा। यह शून्य प्राप्त नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। ठीक, और इसके साथ आणविकता या अणु संख्यता, ये सबसे मोस्ट है ना। आणविकता या अणु संख्यता 3 से अधिक नहीं होती। 3 से अधिक नहीं होती, अधिक से अधिक 3 होता है। रीजन क्या है ये बता रहा हूं मैं। रीजन क्या है कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, आणविकता को, अणु संख्यता को, नाम से नहीं, एक और परिभाषा से। धीमी गति से संपन्न होने वाले पद में, अभिक्रिया में टकराने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो टकराते केवल 3 ही अणु हैं स्टूडेंट, 3 से ज्यादा नहीं टकरा सकते। कैसे? ये देखो आप, इसके टकराने के नियम होते हैं। या तो 2 अणु टकराएंगे, ये एक डिफरेंट अणु है, ये एक डिफरेंट अणु है, मान लो ये नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, ठीक है, ऐसा टकरा सकते हैं, या ऐसा टकराएंगे। देखो ये बीच में आपका, ये सपोज को नाइट्रोजन मानते हैं, इसको ऑक्सीजन मानते हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन टकरा रहा है। यहां क्या हो सकता है? 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन टकरा सकता है। तो अधिक कितना हो गया? 3। और कैसे टकरा सकता है ये देखिए, 2 नाइट्रोजन ऐसे और 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इस प्रकार। ठीक
ठीक है। अब बोलोगे सर ऊपर नीचे क्यों नहीं टकराता, तो उसको भैया टक्कर को उसको नहीं मानते हैं टक्कर इसी को मानते हैं, मैं बताऊंगा, प्रभावी टक्कर बोलते हैं इसको, इफेक्टिव संगठन, संघट बोलते हैं, संगठन, ठीक है, कोलाइड। तो ये चीज समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं। तो ये 4-5 स्टेप इसके नोट्स हैं बच्चों। अब देखते हैं यार, अब देखते हैं, अच्छा जैसे कि उसमें एक कोटिक, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि की अभिक्रिया बोलते थे ना, वैसे यहाँ एक अणुक, द्वि अणुक, त्रि अणुक भी बोलते हैं। अब डिफरेंट देख लेते हैं हम लोग किस किस चीज में, कोटि, कोटि और अणु में, आणविकता में आता है, याद रखिएगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आप लोग आराम से लिखिएगा। पहला, इसका डेफिनेशन क्या है कोटि का? कोटि उन घातों की संख्या होती है जो अभिकारक के सांद्रण के पद पर लगाए जाते हैं, उन घातों की योग होता है कोटि। या ऐसे अभिकारक जिसके सांद्रण में परिवर्तन होता है, उसके घात के योगों को ही हम लोग कोटि कहते हैं। जबकि आणविकता भी बताया मैं, स्लो दर निर्धारक पद में उपस्थित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। दूसरा बच्चों, यह एक प्रायोगिक धारणा है और यह एक सैद्धांतिक धारणा है। 3, यह एक भिन्नात्मक संभव है, मतलब 3/2, 2/3 ऐसा भी हो सकता है, क्या चीज? कोटि। किंतु यह हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त होता है। चौथा, यह शून्य संभव है, किंतु यह जो है कभी भी शून्य नहीं होता, ठीक है। 5वां क्या है? यह अभिक्रिया के क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, लेकिन यह अभिक्रिया के क्रियाविधि के बारे में जानकारी देता है और यह अभिक्रिया के क्रियाविधि के बारे में जानकारी नहीं देता। 6ठा आप लिखिएगा, 7वां आप लिखिएगा, छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद आज कंप्लीट करते हैं आज के क्लास को। वो है आपका छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया। छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया क्या चीज है समझिएगा। छद्म समझते हो? छद्म है, आभासी मतलब हमको अलग फील हो रहा है, एक्चुअल में अलग है, रियलिटी अलग है, ये फेक है। छद्म मतलब होता है धोखाधड़ी, ठीक है। तो वो चीज हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। छद्म क्या होता है ये देखिए। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कोटि देखने में अलग प्रतीत होती है और वास्तव में अलग होती है। नारी के बीच सारी है कि सारी के बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है हिंदी नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें हमको दिखता अलग है और रियलिटी में अलग होता है। इसका अच्छे से डेफिनेशन ये बोले कि बच्चों, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की कोटि भिन्न प्रतीत होती है किंतु वास्तव में अलग होता है, भिन्न होता है, उसे हम छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा और लिख सकते हो आप लोग कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में विलायक इतने अधिक मात्रा में उपयोग किए जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलायक के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः देखने पर उसकी कोटि भिन्न प्रतीत होती है किंतु वास्तव में उसकी कोटि भिन्न होती है। इसे छद्म कोटि या आभासी कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या है बच्चों, उदाहरण देखिएगा। CH3COO, ठीक है, एथिल एसीटेट। ये एसीटेट में क्या होता है बच्चों, ये देखो, जल के साथ जब इसका अपघटन कराया जाता है एट अ प्रेजेंट ऑफ अम्लीय, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, आपका अम्लीय माध्यम में जब सोडियम एसीटेट बोल रहा हूं बार यार मैं, ठीक है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाता है तो हमको दो चीज मिलती है, CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। अब आप सबको पता है बच्चों आणविकता के लिए मैं बताया हूं कि आप दर निकालिए और दर निकाल करके अभिकारकों का सांद्रण देखिए, अभिकारकों का सांद्रण, तो ये हो जाएगा अभिकारकों का सांद्रण, ठीक है, और ये हो जाएगा H2O।
तो इस हिसाब से हमें इसकी कोटि जो नजर आ रही है वो आ रही है 2। आ रही है कि नहीं आ रही भाई? इस हिसाब से हमको इसकी कोटि नजर आ रही है 2, किंतु वास्तव में इसकी कोटि होती है 1। इट इज रॉन्ग, इट इज राइट। क्यों? मैं बता रहा हूं। जल एक विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है इसमें, और विलायक इतना ज्यादा मात्रा में होता है कि इसके सांद्रता में, कंसंट्रेशन में कोई विशेष चेंज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता सांद्रण में। किसके? जल के सांद्रण में। तो जल के सांद्रण में बदलाव नहीं आता बच्चों, इसलिए R इज इक्वल टू हो जाता है CH3COO C2H5। ये तो रहेगा 1, लेकिन हमारा जो है जल के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात ये हो जाता है 0। देन N इज इक्वल टू हो जाता है 1। तो सांद्रण में परिवर्तन होना जरूरी है, इसलिए देख के नहीं, इसको प्रयोग के द्वारा ही आप बता सकते हो कि उसके सांद्रण में कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार ये दिखता है 2, लेकिन वास्तव में होता है हमारा 1। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं छद्म कोटि या आभासी अभिक्रिया, आभासी कोटि की अभिक्रिया। एक और उदाहरण देखोगे तो ये है, देखो NH3 2NH3 एट अ प्रेजेंट ऑफ प्लेटिनियम, और ये बन जाता है बच्चों N2+3H2। ठीक है, तो यहां क्या होता है, यहां जो है हम अगर इसका देखें R इज इक्वल टू, तो ये हमको नजर आएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कैसी कोटि की अभिक्रिया नजर आएगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन ये गलत है। वास्तव में प्लेटिनियम की उपस्थिति में ही अमोनिया के सांद्रण में परिवर्तन होता है। यदि प्लेटिनियम नहीं होता तो अमोनिया के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए बच्चों ये जो है दिखता 2 है, लेकिन वास्तव में इसका होता है 0। होता क्या है वास्तव में? 0। R इज इक्वल टू NH3। अगर प्लेटिनियम नहीं होता, मतलब 2NH3 और प्लेटिनियम नहीं होता, इट नॉट यहां पे आपका प्रेजेंट नहीं है प्लेटिनियम, तब जो है इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है। तो सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 0। देन N इज इक्वल टू हो जाता है 0। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया या आभासी कोटि की अभिक्रिया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करते हैं यार। ठीक है, पूरा क्लास अच्छा रहा, आप पूरा वीडियो देखेंगे उम्मीद करता हूं। नहीं देखेंगे तो प्लीज देखा करो, और प्रीवियस क्लासेस भी अटेंड किया करो। ठीक है, हम कोर्स डेफिनेटली कंप्लीट कराएंगे आपको, और नेक्स्ट क्लास वेरी आईएमपी रहने वाला है, जिसमें हम निकालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, जो कि अमूमन आता है, और न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट आईएमपी है। अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, उसको देखेंगे क्या होता है, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।